गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी नर जनन तंत्र। इससे पिछले वाले पार्ट में हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव यानी मादा जनन तंत्र पढ़ा था। तो नर जनन तंत्र जो है यानी नर में या पुरुष में जनन प्रक्रिया में भाग लेने वाले अंगों और ग्रंथियों को या सहायक अंगों के समूह को नर जनन तंत्र के नाम से जानते हैं। अब नर जनन तंत्र को दो भागों में बांटा जाता है। एक तो प्राइमरी गोनेड्स, प्राइमरी गोनेड्स या प्राथमिक जननांग के नाम से इनको जानते हैं। तो जो प्राइमरी गोनेड्स होते हैं वो होते हैं वृषण। यानी टेस्टिस। पुरुषों में एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं जो उदर गुहा के नीचे दोनों लेग्स के बीच में पाए जाते हैं। अब जब बच्चा गर्भ अवस्था में होता है तब ये उसके उदर गुहा के अंदर होते हैं, लेकिन जन्म के 2 महीने पहले यानी 7वें माह में ये शरीर से बाहर आ जाते हैं। और कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जिसमें ये आजीवन ही उदर गुहा के अंतर्गत रहते हैं, जैसे हाथी है, व्हेल है, डॉल्फिन मछली है और जो स्टेलर होती है समुद्री गाय, उनके अंदर ये जीवन पर्यंत उदर गुहा के अंदर ही रहते हैं, शरीर के अंदर ही रहते हैं। बाकी अन्य स्तनधारियों में खरगोश, गिलहरी, बंदर, मनुष्य, गाय, भैंस, इन सब में क्या होते हैं, मेल गाय भैंस की बात कर रहा हूँ, शरीर के बाहर लटकी हुई स्थिति में ये पाए जाते हैं। शरीर से बाहर रहने के लिए भी इसमें एक अनुकूलन पाया जाता है। ये बाहर क्यों रहते हैं ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो वृषण जो होते हैं एक जोड़ी होते हैं यानी 2 होते हैं संख्या में। इनमें स्पर्मियोजेनेसिस या गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है यानी शुक्राणुओं का निर्माण होता है, जिन्हें हम युग्मक जनन के नाम से जानते हैं। शुक्राणु फॉर्मेशन होने के लिए या शुक्राणुओं को बनने के लिए एक निश्चित तापमान की आवश्यकता होती है, और अगर उस निश्चित तापमान की आपूर्ति न हो तो शुक्र जनन प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो मानव शरीर का जो तापमान होता है वो लगभग कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। तो इससे तापमान पर शुक्र जनन प्रक्रिया संभव नहीं हो पाती। शुक्र जनन प्रक्रिया संभव करने के लिए इससे लगभग 2 डिग्री सेंटीग्रेड या 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम होना चाहिए। तो अगर ये उदर गुहा के अंदर रहेंगे तो इनका तापमान भी 37 रहेगा, इसलिए 2 डिग्री तापमान कम करने के लिए ये शरीर से बाहर लटकी हुई अवस्था में पाए जाते हैं। ये इनका कारण है बाहर होने का, और इस क्रिया में इतने तापमान पर शुक्र जनन की प्रक्रिया वो आसानी से हो जाती है। तो नर में प्राथमिक जननांग के रूप में वृषण पाए जाते हैं जिनकी संख्या होती है 1 जोड़ी यानी संख्या में 2 होते हैं। वृषण जो है उनका रंग गहरा गुलाबी होता है, लगभग 2.5 से 4 सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर का इनका आकार होता है, वॉल्यूम होता है, आयतन होता है। और वृषण जिस खोल के अंदर रहते हैं उस खोल को बोलते हैं, जैसे यहाँ पर दिखाया जा रहा है, मैं थोड़ा डार्क कर रहा हूँ, इसको बोलते हैं वृषण कोश। वृषण कोश। वृषण कोश का मुख्य कार्य क्या होता है, वृषण का तापमान निश्चित बनाए रखना। इसको तापमान कम या जो भी 37 डिग्री से 1.5 या 2 डिग्री कम होता है उसको बनाए रखने में वृषण कोश या सेक्रोटम पार्ट है वो मदद करता है। इसके बाद में वृषण के अंदर एक लगभग 6 मीटर लंबी नलिका होती है जिसको बोलते हैं एपिडिडाइमिस, अतिवृषण। ये अतिवृषण या एपिडिडाइमिस इसको बोलते हैं। यह लगभग, अगर इसको सीधा करें तो 6 मीटर यानी लगभग 18 फीट 20 फीट के लगभग लंबी नलिका होती है। इसमें क्या होता है, वृषण के अंदर अनेक शुक्र जनन नलिकाएं पाई जाती है। इसमें 250-300 वृषण पालिकाएं होती है, पालिकाओं में बहुत सारी शुक्र जनन नलिकाएं पाई जाती है और शुक्र जनन नलिकाओं में क्या होता है, शुक्राणुओं का निर्माण होता है।
स्पर्म फॉर्मेशन काम होता है, यानी स्पर्मेटोजोआ या शुक्राणु इसके अंतर्गत बनते हैं। तो उन शुक्राणुओं को बनने के बाद में सीमेन के साथ में उनका जो संग्रह करने का कार्य है वो अतिवर्षण होता है, यानी ये लगभग 20 से 25 दिन तक शुक्राणुओं को संग्रह करके रख सकती है। इसके लिए इसकी लंबाई लगभग 6 मीटर होती है, जो कुंडलित अवस्था में टेस्टिस के अंदर पाई जाती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अतिवर्षण। अब अतिवर्षण से शुक्राणुओं को ले जाने के लिए, अभी हमने शुरू में पढ़ा प्राथमिक जननांग, अभी हम बात कर रहे हैं द्वितीयक जननांगों की, सेकेंडरी जननांगों की। सेकेंडरी गोनेड्स या द्वितीयक जननांग। अब द्वितीयक जननांग कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले हमने बात की, ये जो अधिवर्षण से निकलने वाली एक लंबी नलिका होती है जिसको अपन बोलते हैं शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी, तो पहला हुआ शुक्रवाहिनी। उसके बाद में शुक्रवाहिनी के ऊपर एक ग्रंथि आती है जिसका नाम होता है शुक्राशय। शुक्राशय के आगे एक ग्रंथि और होती है जिसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, और उसके नीचे एक और होती है छोटी जिसको बल्बो यूरिथ्रल या काउपर ग्रंथि के नाम से जानते हैं, काउपर ग्रंथि। ये जो अन्य अंग है, इसके अलावा जो लैंगिक ऑर्गन होता है शिश्न, ये सब के सब जो है सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स पाए जाते हैं। प्राइमरी कौन से होते हैं, टेस्टिस, और सेकेंडरी कौन से होते हैं, शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि, काउपर ग्रंथि और शिश्न। अब इनकी स्थिति मैं इसके अंतर्गत दर्शा रहा हूँ। ये जो शिश्न है ये यहाँ पर दिखाया गया है, एक मस्कुलर रचना होती है शिश्न या फिर पेनिस। इसके ऊपर यहाँ पर ये जो ग्रंथि है ये शुक्राशय है, शुक्राशय या सेमिनल वेसिकल। शुक्राशय के जस्ट नीचे जो ग्रंथि है ये है प्रोस्टेट, और प्रोस्टेट के नीचे यहाँ पर ये जो दिखाई दे रही है ये है काउपर। काउपर या फिर इसका एक दूसरा नाम है बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि। काउपर या बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि इसका नाम है। तो ये तो हुआ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसकी विशेष रचना। अब इनके अलग अलग अंगों की जानकारी हम प्राप्त करेंगे। वृषण कोश के बारे में हमने पहले ही बात कर दी, ये तापमान को नियंत्रित करता है, ताप नियंत्रण का कार्य करता है मुख्य रूप से। वृषण कोश का कार्य क्या है, ताप नियंत्रण का कार्य। एक वृषण को उसको आवरण प्रदान करने में या खोल प्रदान करने में या कोश प्रदान करने का इसका कार्य है। अधिवृषण का कार्य क्या है, जो शुक्राणु होते हैं, शुक्राणुओं का संग्रह, शुक्राणुओं का संग्रह करने का काम होता है अधिवृषण। 6 मीटर लंबी नलिका जो होती है। शुक्रवाहिनी का मुख्य कार्य क्या होता है, शुक्रवाहिनी ये शुक्राणुओं को लैंगिक प्रक्रिया के दौरान शुक्राणुओं को टेस्टिस से और शिश्न से जो मूत्र जनन मार्ग होता है, ये मूत्र जनन मार्ग इसलिए कहते हैं क्योंकि इससे यूरिन का भी त्याग किया जाता है और लैंगिक प्रक्रिया के दौरान सीमेन का भी स्खलन इसी से किया जाता है, इसलिए इसका नाम है मूत्र जनन नलिका।
तो वृषण से शुक्राणुओं को मूत्र जनन नलिका तक लाने का कार्य कौन करती है? शुक्रवाहिनी या शुक्राणुओं का वहन करती है, इसलिए इसका नाम भी क्या है? शुक्राणुओं को वहन करने वाली यानी शुक्रवाहिनी। इसके अंतर्गत विशेष प्रकार के दीवार होती है, कपाकुंचन गति है, जो शुक्राणुओं को आगे धकेलने का काम करती है। अंदर से चिकनी पेशियों की बनी होती है ताकि ये आसानी से आगे बढ़ सके। इसकी लंबाई लगभग होती है 45 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर लंबाई होती है, 1.5 फीट लंबी नलिका ये होती है। अब शुक्रवाहिनी के आगे जो यहाँ पर यूरिन ब्लैडर दिखाया गया है, मूत्राशय, ऊपर से ये जो आ रही है मूत्रवाहिनी है, तो मूत्राशय के ऊपर से होती हुई, देखो इसकी स्थिति देखिए, यहाँ से निकलने के बाद में, इस नलिका के बाद में यहाँ से मूत्राशय के ऊपर से होती हुई और ये नलिका है ऐसे आ रही है। तो यहां पर इसी जगह पर तो यूरिन ब्लैडर से आने वाली नलिका खुल रही है और इसी जगह पर शुक्राशय, यानी यहाँ पर ये दोनों एक जगह हो जाते हैं, दोनों मार्ग एक साथ आगे बढ़ते हैं। और यहाँ बढ़ने के बाद में ये ग्रंथियों का शुरुआत होती है। तो एक जोड़ी ग्रंथि क्या पाई जाती है? शुक्राशय। ये शुक्राणु को चिकनाई प्रदान करने वाले द्रव्य का स्त्राव करती है, जिसे शुक्र प्लाज्मा कहते हैं। इसके अंतर्गत फ्रुक्टोज शुगर भी पाई जाती है। प्रोस्टोग्लैंडिस शुगर है, फ्रुक्टोज शुगर है और एक सेमिनोजेलिन नामक पदार्थ इसके अंतर्गत पाया जाता है। ये कुल सीमेंट का लगभग 60% भाग है वो बनाता है। शुक्राशय का जो स्त्राव है कुल सीमेंट का 60% भाग बनाता है। इसके बाद में इसके जस्ट आगे एक सिंघाड़े के आकार की ग्रंथि होती है, जिसको अपन बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्रंथि ये केवल पुरुषों में पाई जाती है। इनको सिंघाड़ा जितना बड़ा होता है उतने आकार की होती है। जैसे जैसे आदमी की उम्र बढ़ती है इसका आकार भी बढ़ता है। तो उम्र बढ़ने के साथ में यदि इनका आकार बढ़ता है तो मनुष्य को मूत्र त्याग करने में कठिनाई और पीड़ा होती है। ऑपरेशन क्रिया द्वारा इनको हटवाना पड़ता है, क्योंकि आकार बढ़ने से नलिका पर दबाव बढ़ेगा, दबाव बढ़ने से मूत्र त्यागते समय जलन और दर्द का अनुभव होता है। तो प्रोस्टेट ग्रंथि का मुख्य कार्य क्या होता है? जो प्रोस्टेट ग्रंथि जो है इससे क्षारीय पदार्थ का स्त्राव किया जाता है, जो लैंगिक प्रक्रिया के दौरान शुक्राणुओं के लिए मूत्र मार्ग की अम्लता को कम करते हैं, क्योंकि बार बार मूत्र त्यागने से मूत्र मार्ग में अम्लीय वातावरण हो जाता है। उसमें से अगर शुक्राणु आएंगे स्खलित होकर तो शुक्राणु जो है उनको नुकसान हो सकता है। इसलिए शुक्राशय का ये प्रोस्टेट का जो स्त्राव है ये इसकी प्रकृति को अम्लीय से थोड़ा क्षारीय बना करके उदासीन करती है। तो ये इसका मुख्य कार्य हो गया। प्रोस्टेट ग्रंथि का एक जोड़ी पाई जाती है। इसके बाद में काउपर ग्रंथि या फिर बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि जो है ये लगभग चने के दाने के बराबर दोनों तरफ मूत्रवाहिनी की ये ग्रंथि होती है। ये भी एक चिकना पदार्थ स्त्रावित करती है, जो मूत्र मार्ग को चिकना और लुब्रिकेंट प्रदान करती है, जिससे जो स्पर्म है वो आसानी से स्खलित होकर बाहर आ जाए। तो ये तो 3 प्रकार की ग्रंथियां हुई। इसके बाद में एक होता है मस्कुलर ऑर्गन सिस्निया पेनिस। ये प्रक्रिया जो है ये मस्कुलर ऑर्गन जो शिश्न है ये लैंगिक प्रक्रिया के दौरान एक लैंगिक अंग का काम करता है, जो मादा की वेजाइना के अंदर शुक्राणु को स्खलित करने का काम करता है। इसके अंदर 3 प्रकार की रुधिर कोशिकाएं वो नलिकाएं पाई जाती है और ये जो मूत्र जनन मार्ग है वो इसके अंतर्गत पाया जाता है। ये इरेक्टाइल प्रकृति का होता है, जो लैंगिक प्रक्रिया के दौरान उत्तेजित होता है। इसका अग्र भाग है वो पेनिस ग्लांस कहलाता है, जो कि एक पतली चमड़ी द्वारा ढका रहता है। तो इस प्रकार से बच्चों ये नर जनन तंत्र है। इसके अंतर्गत कई छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। उन छोटे छोटे प्रश्नों पर अगर हम बात करें तो पहला प्रश्न तो यही बनता है कि वृषण में तापमान नियंत्रण का काम कौन करता है? वृषण कोश। वृषण है वो बाहर के होते हैं तापमान कम करने के लिए। शुक्राणुओं का वहन कौन करता है? शुक्रवाहिनी। और सीमेन में यानी वीर्य में कौन कौन सी मात्राएं पाई जाती है? तो इसमें शुक्राशय का स्त्राव है, प्रोस्टेट का स्त्राव है, काउपर का स्त्राव है। इसके अलावा शुक्राशय का जो चिकना पदार्थ है वो इसके अंतर्गत होता है। और सिंघाड़े के आकार की ग्रंथि कौन सी होती है? तो वो प्रोस्टेट ग्रंथि होती है। बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि का कार्य क्या है?
शुक्रवाहिनी का कार्य क्या है। तो इस प्रकार से छोटे छोटे एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी बनता है कि प्राथमिक गोनेड्स का नाम बताइए, तो सिर्फ हमें वृषण लिखना है और किसी भी तंत्र का नाम इसके अंतर्गत नहीं लिखना है। केवल प्राथमिक जननांग के अंतर्गत कौन सा आता है, वृषण। और मादा जनन तंत्र की बात करें तो उसमें प्राथमिक जननांग के अंतर्गत क्या आता है, केवल अंडाशय आता है। इसके अलावा बाकी जो ऑर्गन्स है ये सेकेंडरी ऑर्गन्स के अंतर्गत आते हैं। तो ये था नर जनन तंत्र। छोटी छोटी बातें जो आपको बताई गई है उनको ध्यान से देखना और समझना। थैंक यू।